हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ यूनियन बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ चैप्टर नंबर हमारा 5 जिसका नाम क्या है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। इससे पहले की क्लासेस में हमने डिफरेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि इसको प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बड़े अच्छे से समझिएगा और पूरा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिएगा रिलेवेंट टू दिस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आगे की कुछ टॉपिक्स। सो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें आपको मैंने समझाया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल में आपको समझाया था कि सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, डेड सेल और लिविंग सेल किसने किया था, ल्यूवेनॉफ। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी, शेल्डन और स्वान ने दी थी, और उसके बारे में कुछ एडिशनल स्टेटमेंट किसने दिए थे, विर्शो ने दिए थे। और जो मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉस्टुलेट्स हैं वो भी आपको मैंने समझा दिए थे। सेल जो वेरी करता है नंबर्स के अंदर, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है, बैक्टीरिया, सबसे लॉन्गेस्ट कौन होता है, नर्व सेल, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच। यस और नो। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो फूड है वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। किसके अंदर रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कैसे की एनर्जी मिलती है, एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द फूड और बर्न कर देगा और इसको क्या कर देगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फिर हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को, और सेल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल को भी हमने डिस्कस किया था। डिफ्यूजन क्या होता है, द ट्रेवलमेंट ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, इस एक तरीके से कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में मिलेगा, कौन करता है, वाटर। ठीक है, किसके अंदर, सेल के अंदर। फिर हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन भी डिस्कस किए थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो हमारा आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और पीएच कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बैलेंस होती है, सेम होती है। फिर दूसरा हमने डिस्कस किया था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, लेस अमाउंट का सॉल्यूट होता है। ठीक है, किसके कंपेयर में, जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसके कंपेयर में। ठीक है, एंड रप्चर हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ इनपुट ऑफ वाटर को क्या कर देगा, बाहर। फिर बात करी थी हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट का है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, किसके कंपेयर में, सराउंडिंग फ्लूइड के कंपेयर में। तो ये वाटर को क्या कर देगा, पुश, और शेल क्या हो जाएगा हमारा, श्रिंक। ठीक है, इसके बाद हमने आपको डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने पहला डिस्कस किया था सेल वॉल इन प्लांट्स। और आप सभी को पता है कि जो सेल वॉल होती है वो किसके अंदर होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट होती है। यस और नो। फिर ये भी डिस्कस किया था हमने सेल ऑर्गेनल्स में, एंडोसाइटोसिस, न्यूक्लियस इन सेल, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स। और ईआर के 2 टाइप हमने पढ़े थे, आरईआर और एसईआर। सभी को पता है कि जो रफ है उसमें कौन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, और जो स्मूथ है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर गोल्जी एपरेटस एक तरीके से पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। लाइसोसोम एक तरीके से डेड सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर प्लांट ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है डियर स्टूडेंट, और डीएनए को भी हम क्या कहते हैं, एम्प्टी डीएनए। ठीक है, मैसेज ट्रांसफर डीएनए। और यहाँ जो एनर्जी मिलती है वो कौन सी फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके आगे हमने प्लास्टिड्स की बात की थी, वैक्यूल्स की बात की थी, जो किसी भी सेल का शेप और साइज क्या करता है, डिसाइड करता है। फिर हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में भी डिफरेंस आपको स्टडी करवाया था, और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल हमने आपको पढ़ाया भी था, और हमने प्रोकैरियोटिक सेल को भी डिटेल हमने आपको समझा दिया था। इस डायग्राम को भी आपको समझा दिया था कि फ्लैगलम, ठीक है, फिर ये पेलस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। ये सारा डिस्कस करने के बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल में क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियस। फिर आपको मैंने ये सारे डिस्कस किए थे। फिर हमने अलग अलग बात की थी सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस की, जिसमें आपको मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाया था, सेल वॉल समझाया था, साइटोप्लाज्म समझाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैंने आपको डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिस्कस किया था, गोल्जी एपरेटस एनिमल में और
डाइसाइटोसोम्स प्लांट सेल में भी डिस्कस किया था, राइबोसोम में डिस्कस किया था, लाइसोसोम में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रोसोम्स। किसकी बात करेंगे? सेंट्रोसोम। ये बार बार मैं हर वीडियो में आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं कि जो बच्चा अगर रेगुलर पढ़ रहा है तो उसको पॉइंट लगातार क्या होते जाएंगे, क्लिक होते जाएंगे और उसको याद होना शुरू हो जाएगा। तो रिवीजन में हर बार मैं हर वीडियो में यही करूंगा, पुराने टॉपिक को शॉर्ट व्यू में फटाफट समझाता जाऊंगा, नए टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, चीजों को समझते हैं अच्छे से। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है? सेंट्रोसोम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये क्या कंसिस्ट करता है? इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं बाय रेडिएटिंग माइक्रोट्यूबल से टू फॉर्म एन एस्टर शेप। कैसा शेप बनाता है ये? एस्टर शेप। इसके अलावा हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, तो ये सेल डिवीजन का क्या करता है? इनिशिएट करता है और उसको रेगुलेट करता है। इनिशिएट करने का मतलब प्रोसेस को शुरू करना, और रेगुलेशन का मतलब ये प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बेबी होता है डियर स्टूडेंट, वो बड़ा कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या कौन सा प्रोसेस होता है? सेल डिवीजन। कौन सा होता है? सेल डिवीजन। और एक पर्टिकुलर एज के बाद ये सेल डिवीजन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद सेल का क्या होता है? मेंटेनेंस। क्या होता है? इसलिए हमारी जो ब्लैक हेयर, स्किन, ये सब लचक जाती है, हम बुढ़े होते हुए नजर आते हैं। आपको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, बी रियल, डोंट बी फेक, आई एम टेलिंग यू। जितना मैं एफर्ट लगाता हूं उससे 10 गुना एफर्ट आपका होना चाहिए, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर डियर स्टूडेंट, प्लास्टिड क्या होता है? तो डबल मेम्ब्रेन है। इसमें कैसा होता है? ये प्रोटीनेसियस है, मतलब प्रोटीन से, ठीक है, सिंथेसिस से रिलेटेड है। मैट्रिक्स कंटिन्यू होगी। मैट्रिक्स का मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैट्रिक्स कंटेनिंग क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डिस्क लाइक कैसा होता है? स्ट्रक्चर होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड्स। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड्स, जो क्या कंसिस्ट करता है? क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है। बात किसकी चल रही है? प्लास्टिड। क्या है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस एंड ल्यूकोप्लास्ट। अच्छे से समझना, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसके ऊपर। चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आपके लोकल एग्जाम में बैठेंगे, तो भी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इधर ध्यान दीजिए, क्रोमोप्लास्ट, कलर जो भी आता है फ्लावर्स का और फ्रूट्स का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। क्रोमोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये फ्रूट्स और जो फ्लावर्स के कलर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो एल आ गया, तो याद रखना ये किसको ट्रैप करेगा? सोलर एनर्जी या सन एनर्जी को क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ये काम आती है, जो हम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कौन सा पार्ट करता है? प्लास्टिड के अंदर कौन सा पार्ट होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो आज के बाद ये समझ में आना चाहिए, प्लास्टिड से बने हुए कौन है? क्रोमो, क्लोरो, और कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? फैट्स होती है ना, फैट्स, वो कौन सी फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? स्टार्च। याद रहेगा आपको? बताइए मुझे सबसे पहले, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? किसके कलर? फ्लावर एंड फ्रूट्स। चलिए बताइए, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टोर स्टार्च। लेकिन किसका? फैट्स को स्टार्च की फॉर्म में क्या कर देता है डियर स्टूडेंट? स्टोर कर देता है। चलिए बताइए, क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बीट आती है न्यूक्लियस। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस। तो आप सभी को पता है ये स्फेरिकल होता है, डेंस होता है। डेंस का मतलब उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि फैला हुआ नहीं है। ये कैसा है? एक मास ज्यादा होता है इसमें। क्या ज्यादा होता है? मास। एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद द पोर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे सारा का सारा कम्युनिकेशन होता है पूरे के पूरे सेल के अंदर। ये रेगुलेट करता है किसका? सेल साइकिल और सेल के सारे फंक्शन। ध्यान रखना, न्यूक्लियस का काम क्या है? जितने भी सेल से रिलेटेड साइकिल है उसका क्या करेगा? रेगुलेशन। और साथ साथ में क्या करेगा? सेल के फंक्शंस को क्या कराएगा? परफॉर्म कराएगा। क्या कराएगा? परफॉर्म। आपको मैंने पहले भी कहा था कि सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है इसको? ये पूरा सेल है, उसको सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? न्यूक्लियस। कहां से मिलती है? न्यूक्लियस। सेंटर है ये, ध्यान रखना। समझ में आ गई सभी को? डाउट? श्योर? ठीक है, इसके आगे देखिए और समझिए। न्यूक्लियस का ही एक पार्ट यहां पे कौन है डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियोलस। कौन सा डियर? न्यूक्लियोलस। ये क्या है सर? चलिए समझते हैं अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स है, राउंड होता है, एक और एक से क्या होते हैं? ज्यादा आपको मिलेंगे। काम क्या होता है सर? ये पार्टिसिपेट करता है किसमें? प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन बनाने के लिए, और उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटीन
सिंथेसिस, ठीक है, बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग, किसको फॉर्म करता है, आरएनए को, और उसी को क्या कर लेता है, स्टोर। कौन करता है सर, न्यूक्लियोलस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस? तो आप सीधा कहेंगे सर, न्यूक्लियस सारे सेल के फंक्शन परफॉर्म करवाता है और सारे सेल साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस, ध्यान देना है ना, टाइम पास के लिए नहीं आए, यू हैव टू बी फोकस, डोंट बी अ फेक, जस्ट बी अ रियल इन योर लाइफ, देन द सक्सेस विल बी हायर। ओके, न्यूक्लियोलस का क्या काम है, एक तरीके से प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस। किस फॉर्म में करता है, आरएनए को बनाएगा और उसको क्या कर देगा, स्टोर। क्या कर देगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? करेक्ट आंसर, क्या बात, देखो पढ़ के आए तो तुम्हें फायदा हुआ। अगर मैं रेगुलर कह रहा हूं, जो बच्चा पढ़ेगा, मैंने कहा ना, आप इतिहास लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर है क्रोमेटिन फाइबर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रोमेटिन फाइबर्स। याद रखना, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो क्रोमेटिन फाइबर है वो बना किसका होता है, डीएनए का। और कैसा होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर। काम क्या होता है सर, क्रोमोसोम्स कैरी हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन और जीन। जो पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो एनिमल्स के अंदर उनके पेरेंट्स और प्लांट्स के अंदर उनके पेरेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको कौन कैरी करता है, क्रोमेटिन फाइबर्स। कौन करता है, क्रोमेटिन फाइबर्स। याद रहेगा सभी, श्योर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। वैक्यूल्स ऑलरेडी समझा चुका हूं, वैक्यूल्स क्या है। देखिए, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या करता है, वाटर को स्टोरेज करता है, दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, ये स्टोर कर देगा, ठीक है। फूड को स्टोर करेगा, पिगमेंट्स और वेस्ट, ठीक है, याद रहेगा सभी को, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रैन्युल्स। इसका क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखना, छोटा सा पार्टिकल है, क्रिस्टल जैसा दिखेगा, और कौन सी फॉर्म में आपको मिलेगा, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में मिलेगा, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। काम क्या है सर, स्टार्च किसमें, प्लांट सेल के अंदर आएगा, ग्लाइकोजन किसमें आएगा, एनिमल। तो एनिमल में जो ग्लाइकोजन है वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रैन्युल्स। और प्लांट सेल में ग्रैन्युल्स कौन है, यहाँ पे स्टार्च, एंड फेट कंटेनिंग ग्रैन्युल्स सर्व एज अ फूड फॉर द सेल। तो जो फेट कंसिस्टिंग ग्रैन्युल्स है वो किसका फूड होगा, सेल का। किसका फूड होगा, सेल का। याद रहेगा डियर स्टूडेंट, पक्का, श्योर। पूरा फोकस करना, क्योंकि हम रिवीजन करवा रहे हैं, सेकंड लास्ट टाइम में फिर लास्ट टाइम करवाएंगे। अगर आप रेगुलर मेरे साथ चलेंगे, रिवाइज करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती चीजों को समझने में। जरूरत है आपका फोकस, कंसंट्रेशन। फिर बात करते हैं डिफरेंस किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं, तो हमें जरूरी है कि हम पहले चीजों को समझ लें। याद रखिएगा, प्रेजेंस होता है इसमें डिफाइनाइट सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब प्लांट सेल में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें, एनिमल सेल में। दूसरा समझिएगा अच्छे से, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इंटरनल टू द सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट है, इंटरनल प्रेजेंट है किसके अंदर, सेल वॉल। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, सेल मेम्ब्रेन क्या फॉर्म्स करती है, बाउंड्री बना देती है किसकी, सेल की। यहाँ इंटरनल भी प्रेजेंट है और एक्सटर्नल भी प्रेजेंट है, ध्यान रखना। लेकिन सॉरी, एक्सटर्नल प्रेजेंट नहीं है, खाली कहां प्रेजेंट है, इंटरनल। यहां तो पूरी की पूरी क्या है, बाउंड्री बनी है, ठीक है। यहां देखिएगा, एब्सेंस क्या होते हैं, सेंट्रोसोम्स। इसमें सेंट्रोसोम्स होते नहीं है, किसमें नहीं होते, प्लांट सेल में नहीं होते, किसमें होते हैं, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। यहाँ सेंट्रियोल भी नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है सेंट्रियोल। यहाँ प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ प्लास्टिड्स एब्सेंट है, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी को, ये बिल्कुल 5 डिफरेंस मुंह जबानी होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है, कंफर्म है, तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए, किसमें क्या प्रेजेंट है, किसमें क्या एब्सेंट है, उसी के ऊपर क्या है डिफरेंस है। क्लियर सभी को, डाउट, श्योर, ठीक है। फिर हम डिटेल में समझते हैं किसको, डिफरेंस इसके बीच में प्लांट और एनिमल सेल। सर डिफरेंस को डिटेल में क्यों समझा रहे भाई, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया तो कैसे लिखेंगे, वो भी तो आना चाहिए, है ना। 4 नंबर का, 2 नंबर का आ गया तो वहां डिफरेंस लिखे आ गए। चलो समझते हैं अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है। द सेल एक तरीके से फंडामेंटल यूनिट है किसकी, लाइफ की।
और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी कौन कैरी करता है? सेल करता है। कौन करता है? सेल। द ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं किसके बिहाफ पे? नंबर ऑफ सेल किसमें प्रेजेंट है? उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। यस और नो? जैसे मैंने कहा सिंगल सेल है तो आप क्या बोलोगे सर? यूनिसेल्यूलर है वो। कैसा है? यूनिसेल्यूलर। और मैंने कहा बहुत सारे सेल है तो आप क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल, और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो कैसे होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेल, मींस एक से क्या रहेंगे? ज्यादा। ओके, ठीक, इसके आगे देखिए। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बिलीव टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब सबसे पहले दुनिया में, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले कौन आया था? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कौन आया? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आए। Eventually, more complex multicellular organisms evolved from this unicellular life forms over the aeons, and multicellular organisms have a specialized cell with complicated cell organelles which unicellular organism typically lack. तो हुआ क्या? जैसे जैसे टाइम और सराउंडिंग और वेदर फोरकास्टिंग सब क्या होता गया डियर स्टूडेंट? चेंज होता गया, डेवलप होता गया, वैसे वैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से क्या आना शुरू हो गया? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आने शुरू हो गए। और उसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या डेवलप होने लग गए? एडवांस सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गए सर? डेवलप हो गए। ठीक है, ओके। हमारा जो इकोसिस्टम है जिसमें हम कह सकते हैं प्लांट हैव द रोल ऑफ प्रोड्यूसर। प्लांट का क्या रोल है? प्रोड्यूसर का है। और हम सब कौन है? डीकंपोजर है। कौन है? डीकंपोजर। ठीक है, एंड व्हाइल एनिमल हैव टेकन द रोल ऑफ कंज्यूमर। कौन है डियर स्टूडेंट? कंज्यूमर। ठीक है, सॉरी हम कंज्यूमर है। कौन है डियर स्टूडेंट? कंज्यूमर। और जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है कौन? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? किसके पास है? बैक्टीरिया। वो कौन है? डीकंपोजर है। कौन है डियर स्टूडेंट? डीकंपोजर। ओके, हैंस देयर डेली एक्टिविटीज और फंक्शन अलग अलग होती है, और वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स वेरी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनल्स है, वो क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है? अलग अलग होता है, वेरी करता है। दे आर प्राइमरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। और सेल का जो भी स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो किसके ऊपर क्लासिफाई होता है? उनके फंक्शंस के ऊपर क्लासिफाई होता है कि उसमें कितने सेल है और कितने सेल ज्यादा हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल सी बात करूं, आमी बात, तो आप बोलेंगे सर कैसा है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लाज्मोडियम, तो आप बोलेंगे सर कैसा है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो प्लाज्मोडियम में क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन होगा, क्योंकि सेल ही कितने हैं? मल्टी सेल है। और अमीबा क्या है डियर स्टूडेंट? बाइनरी फ्यूजन करेगा। कैसा करेगा? बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? और यस और नो? ठीक है, यहां देखना, यहां मेन जो डिफरेंस होगा, सेल कंपोजिशन इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट और एनिमल सेल। तो मेन रीजन कौन है? फंक्शन। कौन है डियर स्टूडेंट? फंक्शन। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? स्ट्रक्चर। कौन आता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट। जितना आप डिटेल पढ़ते हो उतनी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ईच सेल ऑर्गेनल हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनल का क्या होता है? अपना अलग एक फंक्शन होता है। सम ऑफ दी सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। और कुछ सेल ऑर्गेनल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एनिमल में भी है और प्लांट सेल में भी है। ठीक है, वाइल जो कुछ यूनिक है वो कुछ एक ही है। मोस्ट ऑफ द अर्थ हायर ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोट्स। जितने भी एडवांस ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ के, वो मोस्टली किसके हैं? यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट्स है? यूकैरियोट्स। कैसे हैं? यूकैरियोट्स। उनके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस है, और यस और सारे के सारे कंट्रोल कहां पर है? सेंटर से है, मतलब न्यूक्लियस से है। समझ में आई बात? और यस ओके, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, हैंस दिस सेल शेयर सम सिमिलरिटी टिपिकली एसोसिएटेड विद द यूकैरियोट्स। एग्जांपल लिखिएगा। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, किसका? न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड पेरोक्सीसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड अदर सेल ऑर्गेन। ध्यान रखना, क्या बोला हमने? जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और पेरोक्सीसोम्स भी होगा। इसके बारे में आप डिटेल डिस्कस समझेंगे 11th की बायोलॉजी में। अभी मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, खाली पार्ट्स
सुनना है आपको, हाँ वास्तव में यार ऐसा कुछ मैंने सुना था। फिर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और बहुत सारे दूसरे भी ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब जो मैं डायग्राम आपको शो कर रहा हूं, इस डायग्राम का एक ही मकसद है कि आपको नाम याद आ जाए। नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो काफी हद तक मेरा टारगेट खत्म हो जाएगा कि वास्तव में आपको नेमिंग का नॉलेज हो गया है ना। ठीक है, सबसे पहले प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं वैसे आंसर देना, मैं कंपैरिजन करूंगा एनिमल और प्लांट सेल का। ठीक है, बताओ यहां सेल वॉल है या नहीं? प्लांट सेल में सेल वॉल है कि नहीं होता है? क्या वहां सेल वॉल है, कहीं लिखा है? तो ये चीज ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं उससे आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन यहां पे कहा, वहां सेल मेम्ब्रेन है या नहीं है, चेक करो। मिला सभी को? अरे यस और नो। कंपेयर का मतलब आपका पूरा दिमाग यहां चलना चाहिए बेटा, नहीं तो खाली आप बैठने के लिए आए तो फिर आप थिएटर में चले जाइए। ठीक है, वहां मजा भी आएगा। दूसरा है गोल्जी एपेरेटस, है क्या वहां पे? अरे यस और नो, क्या है गोल्जी एपेरेटस को क्या कहते हैं? राइट आंसर, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। मैं रिवाइज रोज करूंगा, लेकिन जो पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा खाली देखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा उसका। नेक्स्ट है वैक्यूल मेम्ब्रेन, है या नहीं है वहां पर? समझ में आ गई बात? कहां नहीं है? वेरी गुड। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है वहां? सोचना ही नहीं है भाई, ये एनिमल सेल कभी क्या फोटोसिंथेसिस करता है क्या? कौन करता है? प्लांट सेल ही करता है। चलो बताओ रेफाइड क्रिस्टल वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है क्योंकि भाई कोई फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। ड्यूस क्रिस्टल वहां पे है कि नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? साइटोप्लाज्म वहां है कि नहीं है? वेरी गुड। राइबोसोम गोल्जी वेसिकल है कि नहीं है वहां पे? राइबोसोम है क्या वहां? अरे हाँ यार, कहा लिखा राइबोसोम इसमें? याद रहेगा सर? और नहीं भी लिखा तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, रफ ईआर, तो उसमें राइबोसोम इनबिल्ट है, क्या रहेगा ही रहेगा। स्मूथ ईआर नो राइबोसोम, वहां पे स्मूथ ईआर है कि नहीं? न्यूक्लियोलस है कि नहीं है वहां? न्यूक्लियोलस, वेरी गुड। न्यूक्लियस है कि नहीं? भाई न्यूक्लियोलस है तो न्यूक्लियस होगा ही होगा। अरे यस सर। फिर कौन है, रफ ईआर है कि नहीं है वहां? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल है कि नहीं है वहां? और एमाइलोप्लास्ट वहां पे है कि नहीं है, स्टार्च ग्रेन। समझ में आ गया? क्या नहीं है वो समझ में आ गया ना, और क्या है वो समझ में आ गया ना। बस ये डिफरेंस आपको अगर पता है तो जब वहां एरो कर करके देगा तो आपको ये पार्ट्स के नेम बहुत अच्छे, देखो ये तो देखते पता पड़ जाएगा ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, और जो लिक्विड होता है वो कौन होता है, साइटोप्लाज्म। ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है किसमें, प्लांट सेल में, वो कौन है, ड्रूस क्रिस्टल है, कौन है। और ये जो रॉड्स आपको दिख रही है वो सारे के सारे कौन है, रेफाइड क्रिस्टल है। कैसे हैं, रेफाइड। और वैक्यूल मतलब ये बबल गम जैसा पूरा पूरा बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, और फिर गोल्जी एपेरेटस ऐसे लगेगा जैसे अपन क्या लेके आए, लौकी लेके आए और काट काट के रखी हुई है, यस और नो। तो जैसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जो भी डायग्राम जैसे भी याद करना चाहते हैं वो आप बनाइए। तो मैं कह रहा हूं कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद होना शुरू हो जाए। और जब भी जाए स्कूल में तो डायग्राम डिस्कस करना शुरू कर दें। ठीक है, चीजें बदल जाएगी आपके लिए जीवन में। क्या समझ में आ गया सभी को? तो यहां देखिएगा, एज स्टेटेड अबव बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल शेयर अ फ्यू कॉमन सेल ऑर्गेनल एज बोथ आर यूकैरियोट्स होते हैं, जिनके फंक्शन इनके ऑर्गेनल्स के अकॉर्डिंग लगभग लगभग कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर। एंड जैसे कि आप देख भी सकते हैं मेजर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, वो क्या है, फंक्शंस के रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, फंक्शन। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूंगे प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करता है, क्या एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस करता है, तो हम मना कर देंगे, सर नहीं करेगा सर, एनिमल सेल कहां से फोटोसिंथेसिस करेगा, कोई वो तो कंज्यूमर, और प्लांट सेल क्या है, प्रोड्यूसर है। अरे आया समझ में, डाउट, श्योर। ठीक, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस सेल। पूरे सेल में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसका फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल की बात करूं तो हम यहां पे तीन कैटेगरी करेंगे। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और बल्क में जो ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट होगा, उसी क्या कहते हैं, बल्क में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये सारे किसमें आएंगे, पैसिव, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप हो रहा है सब कुछ, यस और नो। फिर बात होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हम खाना खाया, हमारी मर्जी से हमने खाना खाया, हमें जो अच्छा लगा वो हमने एंजॉय किया, ठीक है।
इसकी बात अभी नहीं कर रहे हम, फिलहाल हमारा किसके ऊपर फोकस है, पैसिव के और किसके ऊपर है, ठीक है। ऑस्मोसिस दो टाइप के होंगे, एंडो और एक्सो। एंडो और एक्सो, एक एब्जॉर्ब करेगा और एक रिलीज करेगा, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब करना और वाटर को रिलीज करना। इधर देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट तीन टाइप के हैं, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, याद रखना। अब एंडोसाइटोसिस के तीन पार्ट हमें पढ़ने हैं। पहला कौन है, फैगो, फोटो और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसकी डिटेल जरूर आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। फिलहाल बात करते हैं कि सर ये आपने जो पहला बोला पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये दिख तो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट, समझ में आ रहा है, लग रहा है कि रिवीजन हो रहा है तो कुछ कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर हो रही है, और एक बार और रिवीजन हो जाएगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको 100% आ जाए, क्योंकि 100% एक को ही आता है। किसको आता है, भगवान को, ठीक है। हम कभी भी 100% नहीं बन सकते। हम क्या बन सकते हैं, 99 बन सकते, लेकिन 100 नहीं हो सकता, ठीक है। बात अलग है, एक बार रिजल्ट 101% भी आ गया था बच्चे का गलती से, कोविड टाइम है ना। देखिए समझिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक तरीके से डिफ्यूजन का टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, आयन और क्या डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल किसको क्रॉस करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और किसके अगेंस्ट मूव करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, ठीक है। वापस समझा देता हूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, एक टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें आयन और मॉलिक्यूल्स सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, किसके अगेंस्ट क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ये क्या है सर, अब मुझे बताइए यार, पहले से ही उसमें अगर मान लीजिए 15 ml पड़ा हुआ है सब्सटेंस, और ये जब क्रॉस करेगा 15 से ज्यादा ही होगा, अरे यस और नो, तो जो है उससे भी क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, क्या हो रहा है, अगेंस्ट मूव कर रहा है, किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां जा रहे हैं, सेल में, कहां जा रहे हैं, सेल में, और वहां कौन सा प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस, कौन सा हो रहा है, केमिकल। अभी ठीक है, जिस नॉर्मल सा समझाता हूं, मैं रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहा हूं, तो मेरा जो ग्रुप ऑफ सेल है जिसे हम कहेंगे टिश्यू आगे जाके, उसका काम क्या रहेगा, जो ब्लड आया है हार्ट से पंप होकर यहां कहां पर, मेरे लंग्स में, कहां है डियर स्टूडेंट, लंग्स में, और लंग्स के अंदर कौन है, ब्रॉन्चीज है, कौन है, हार्ट का काम है पंप करना, क्या करना, पंप करना, तभी तो क्या करता है, लपडप लपडप करता रहता है, यस और नो। ब्रॉन्चियल्स क्या करेंगे, मैंने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जो हमारा ब्लड आया वो इम्प्योर क्यों है, क्योंकि उसमें कार्बन मिक्स है, कौन मिक्स है, और उसके साथ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन मिला देगा। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, क्या बन गई वो, कार्बन डाई। तो इनहेलिंग के टाइम में तो ऑक्सीजन गई, और एक्सहेलिंग के टाइम में कौन बाहर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। यही बात समझ में आई आपको, अरे ये सो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या कहते हैं, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट चल ही रहा है, आप कर रहे हैं कि अपने आप हो रहा है, सांस आप ले रहे हैं कि अपने आप चल रही है, ऐसे नहीं कर रहे, पंप दबा रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नहीं, बड़े रोहित शर्मा खुश हो गए। सिंपल डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल ऑफ जो गैसेस है सच एज कौन, ऑक्सीजन और कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कहां एंटर करती है, सेल में, विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सच एज परमिएसिस। अब बिना परमिशन के अगर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटर कर रही है सेल के अंदर, तो वो डिफ्यूजन कैसा कहलाएगा, सिंपल डिफ्यूजन, याद रहेगा सभी। और ये सारा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। इसके बाद बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। किसकी बात करें, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जैसे मैं कहूं, आयन और मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन रैपिडली बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक प्रोटीन, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन या परमेसिस विच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। आपने कुछ खाया प्रोटीन चीजें, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड पाउडर ले लिया आपने, या कुछ आपने अच्छा खासा खाना खा लिया जिसमें कैरेट है वगैरह वगैरह, अब उनके से क्या मिलेगा, हमें विटामिन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेगा, जो हमारी बॉडी को क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो भाई वो जो चीज करेगी वो कौन सा है आपका, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आ गया। स्पॉन्टेनियस जो पासेज होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, कहां से, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से, किसकी वजह से, और उसी को क्या कहते हैं, याद रहेगा सबको, याद रखना। ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, बहुत अच्छे समझना, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो याद रखना मोटर मॉलिक्यूल कहां स्पॉन्टेनियसली पासेज हो रहा है, किसका पासेज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल,
जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी वहां से कहां चला गया, जहां कॉन्सेंट्रेशन कम, उसी को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? श्योर? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। ओके, अब बात करते हैं यहां ऑस्मोसिस। सभी को समझ में आ गया क्या होता है? स्पॉन्टेनियस किसका पासेज होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। कहां से? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कोई समस्या? आपने पानी पिया, ठीक है, और तुरंत 2 घंटे बाद आपको इंडिकेशन आया गो फॉर वॉशरूम, यस और नो। तो पानी जो पिया वो यहां से पिया, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां चला गया? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? ठीक है, प्रैक्टिकली समझेंगे तो चीजें काफी इनहैंस होगी, और लगातार रैपिड रिवीजन करेंगे तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। इसमें जरूरत है आपके सपोर्ट की, आपके सीरियसनेस की, और आपने रेगुलर स्टडी शुरू कर दी, जो मजा आपको आएगा आपके करियर को लेके, आपके फ्यूचर को लेके, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेगुलर पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, देखो फिर बात करते हैं किसकी? एंडो। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम बहुत व्यस्त आदमी हैं। क्या कह रहा है बेटा? तो शादी में जाना हो भीलवाड़ा तो हम ऐसे जाएंगे, कैसे कैसे? ऐसे, क्योंकि वहां वो होगी जिसकी हम कभी कभी सपने देखते हैं, है ना? वो आएगी और हम उससे मिलेंगे, कैसा लगेगा? क्या बात है। हाँ, इमेजिन करते करते अपने में हो जाता है यार, जीवन तो यही है, बाकी सब तो बकवास। कौन ये ऑस्मोसिस पढ़े, कौन एंडो, ये बकवास है यार। जीवन तो वहीं शुरू हो रहा है, फिर लमके लेके घूमते रहो, प्रोडक्ट पे लेके, है ना? 1 बच्चा, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, लेके घूमते रहो इधर उधर, बसों के धक्के खाते रहो, क्योंकि पहले से ही शुरू में सपने आ रहे थे कि मुझे रवीना टंडन जी ऐसी मिल जाएगी। बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ता था जब टंडन आती, सीधा पहुंच जाएंगे लंदन। हाँ, चलिए, प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल कहाँ एंटर करता है? सेल के अंदर। तो वाटर मॉलिक्यूल का सेल में एंटर करना ही क्या कहलाता है? एंडो ऑस्मोसिस, या एंड ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंड ऑस्मोसिस। एंड का मतलब ही जहां पे आ जाए, मतलब समझ लेना कि वाटर का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है? और वाटर अगर बाहर हो रहा है, एक्सोस्मोसिस। क्या कहेंगे इसको? द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाए, कहां से? सेल से, उसे क्या कहते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? अरे यस हो, ठीक है। प्लांट सेल में जब एक्सेस क्या होता है? एक्सोस्मोसिस अकर होता है, द साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल। उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? जब बहुत ज्यादा पानी या वाटर मॉलिक्यूल सेल से क्या हो जाए? बाहर हो जाए। और जैसे बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा तो हमारे सामने यहां प्रॉब्लम आएगी। जो साइटोप्लाज्म और कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? तो शुरू से वापस समझते हैं। जैसे मैंने कहा ऑस्मोसिस, क्या बोला मैंने? ऑस्मोसिस। तो आपने कहा सर जब वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा वो कहां से कहां ट्रेवल करे? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, उसी को हम क्या कहते हैं सर? ऑस्मोसिस। समझ में आया डियर स्टूडेंट? फिर हमने समझा एंडोस्मोसिस। तो आपने कहा सर जब कोई वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करे तो उसे क्या कहेंगे सर? एंडोस्मोसिस। तो सिंपल भाषा में कहें तो वाटर का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। किसमें हो रहा है? सेल में। किसमें हो रहा है? सेल में। अगर मैं कहूं कोई वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर हो जाए, सेल से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, तो आप क्या कहेंगे सर? एक्सोस्मोसिस। अरे यस और नो। फिर हमने कहा प्लाज्मोलाइसिस क्या है सर? मैं कहूं एक्सेस ऑफ क्या हो? वाटर बाहर हो जाए। वाटर मॉलिक्यूल कहां से बाहर हो जाए? सेल से। जिसे हम क्या कहेंगे? एक्सेस ऑफ एक्सो ऑस्मोसिस। अगर किसी सेल में आपको देखने को मिलता है तो वहां क्या होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा नजर आएगा आपको? श्रिंक। और कहां से दूर जाएगा? सेल वॉल से दूर जाएगा। तो वो जो इवेंट है उस सेल के अंदर, उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? आगे बढ़ूं? ओके, अब देखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सच एज द सेल मेम्ब्रेन। और इसी प्रोसेस को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, जैसे
कुंदन बैठे हुए हैं, यस और नो, और कुंदन की शादी हो चुकी है और गार्डन में किसी और के साथ है, यस और नो, और अचानक उनकी पहली वाली आ गई जो परमानेंट है, तो कुंदन को ऐसा धोया, तो कुंदन उस रफ्तार से भाग रहे हैं जिस रफ्तार से यूसेन बोल्ट भी भाग सकता नहीं है। तो जो ये भागने के लिए क्या चाहिए इनको, एनर्जी, क्या चाहिए, वो कहां से मिली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यही क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे एग्जाम्पल में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है ना यार, ये सब ठीक है यार, मजा आ रहा है सर, हैं। अब बायोलॉजिकल एग्जाम्पल दें कि व्हेन यू आर जस्ट कंज्यूमिंग द व्हाट फूड एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड लाइक दिस, सो ये क्या हो रहा है सर, ऐसे भी कोई समझाता है क्या सर, ऐसे होता है नहीं होता है ना, लेकिन ऐसा हाँ सर मजा आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा और सर मजा आएगा, हैं। यही तो दुनिया हो गई आजकल की, क्या कहना, ये समझ में आ गया सभी को, डाउट किसी को, ये क्या कह रहे हैं रोहित शर्मा, लार्ज मोलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इनटू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा, बहुत बड़ा मोलिक्यूल्स मतलब लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं आप, इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर, और किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। द प्रोसेस वेयर द सेल आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब द फ्लूइड एंड पार्टिकल्स थ्रू देयर आउटर मेम्ब्रेन, उसी को क्या कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। बताइए किसी शादी में आप गए, मान लो धैर्य टू गया किसी शादी में और उसको खाना बहुत ही शानदार लगा है, तो क्या करने वाला धैर्य, मुझे बताइए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, बल्क ट्रांसपोर्ट करेगा, लेवल है भाई का, यस और नो, ठीक है। यहां तो कोई समस्या तो बताइए मुझे, आया समझ में आप, ठीक है। और ऐसी क्लास आप छोड़ दो तो कैसा लगेगा, है ना, आपको जितना हो सके इसको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, क्या कहना। अब तुम भिलवाड़ा की नगरी में मत चले जाओ बार बार, ठीक है। मटेरियल सेंटर अ सेल बाय इमेजिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, इसका फॉर्मेशन कर दे, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर दे, एज द मटेरियल लीव द सेल the membrane of the vesicle fuses with the plasma membrane and exudes its content and surrounding to the medium। और ये जो बाहर ट्रांसपोर्ट हुआ है कहां से, सेल से, ठीक है, किसको यूजिंग बाय कैरियर मॉलिक्यूल, उसे क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। जैसे यू आर having a heavy lunch and dinner and after some time you know very well what happened, are you getting my point, you will do definitely what, exocytosis, होगा कि नहीं होगा। अरे याद आ गया, क्या कहना सर, किसी शादी में गए तो बहुत बढ़िया खाना खाना सर, 3-4 बार खा लिया सर, फिर समझ में आ गया सर कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी बियरेबल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तब क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस, क्या हुआ, ये देखो देखो मीत जोशी को तो याद भी आ गया सर, हाँ इंसिडेंट याद आ जाते हैं अपने आप। तो भाई याद रखना, मटेरियल हमारे किस में चला गया, सेल में चला गया बाय इन्वेस्टिगेशन, एंड क्या फॉर्मेशन कर दिया उसने, वेसिकल का किया, और वो जो मटेरियल है वो सेल से क्या होना शुरू हो गया, छोड़ना शुरू हो गया, लीव होना शुरू हो गया, और ये जो मेम्ब्रेन वेसिकल से वो फ्यूज होगी किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, एंड जो कंटेंट है वो क्या होना हो गया, सराउंडिंग मीडियम में क्या होने लगा, एक्सट्रूड होने लगा, क्या होने लगा, एक्सट्रूड। और ये जहां पे भी आपको इवेंट मिलेगा सेल के अंदर, उसे आप क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो जितने भी सीस वाले हैं, ये सारे प्रोसेस किसके हैं, सेल के हैं, किसके हैं, याद रहेगा सभी, श्योर, ठीक है। इसके आगे की डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, और बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, तो आज का दिन शुभ है।